तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। ठीक है, और आप लोगों ने हमें तो आने नहीं दिया पाकिस्तान को इसका भी शिकवा है कि आपने पाकिस्तान को नहीं आने दिया, लेकिन आपने टर्की को भी या तुर्किया को भी नहीं आने दिया और उसके लिए भी रुकावट खड़ी की गई है और कहा यह जा रहा है कि इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर है और पाकिस्तान के कहे से उन्होंने कश्मीर का नाम ले लिया किसी जमाने में। तो क्या वाकई में ऐसी ही बात है? आरजू जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन पूछा और उससे थोड़ी सी नाराजगी है, आपने पहले ये पाकिस्तान वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा, इस पे सेपरेट वीडियो नहीं बनाया। एक वो लोग हैं जिनके पास ना कोई टैंक है, ना कोई तोप है, ना कोई जहाज है, ना कोई हेलीकॉप्टर है, और दूसरी तरफ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी है। वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिलके भी नहीं कर सकते। हमारा जो रिएक्शन आया बहुत ही माइल्ड था, इससे बेहतर था कि स्टेटमेंट ही ना देते, अपना जो असूली मौक़िफ़ है उससे हम पीछे हटे। साथ में मैं आपको एक बात बताऊं, OIC का मतलब है OIC, बस। सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। हिस्ट्री जो है हम स्टूडेंट्स को अपने ठीक नहीं पढ़ाते हैं। बांग्लादेश की हिस्ट्री गलत लिखी हुई है, इंडिया के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। तो अब आके हमें चीजें क्लियर हो रही हैं कि हमें धोखे में रखा गया था और अब आहिस्ता आहिस्ता वो पर्दे जो है हट रहे हैं एंड लेकिन अब वैसे देर तो बहुत हो चुकी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान को क्यों नहीं आने दिया? अच्छा आरजू जी, ये बताइए, आपके यहाँ से जो भी डेलीगेशन यूनाइटेड नेशंस में जाता है वो पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात करता है या इंडिया के बारे में? इंडिया की बुराइयों के बारे में, कश्मीर और इंडिया की। अभी का डाटा हमने एक डिस्कस किया था पिछली बार कि यूनाइटेड नेशंस में शहबाज शरीफ जी गए थे, उन्होंने जब वहां पर भाषण दिया तो 28 टाइम्स जो है वो टोटल, या शायद अगर मैं डाटा सही से याद कर पा रहा हूं, 28 टाइम्स जो है उन्होंने पाकिस्तान का, कश्मीर का नाम लिया और शायद 14 टाइम्स जो है उन्होंने इंडिया का नाम लिया और अप्रोक्सीमेट 12 या 13 टाइम्स पाकिस्तान का नाम। 5 मिनट मिलते हैं इन टोटल। अगर आपने 5 मिनट के अंदर हम मान के चलते 30, 35, 40 टाइम्स, अगर मेरे को डाटा याद नहीं है लेकिन मुझे अंदाजा सा है, 40 टाइम्स अगर आप पाकिस्तान की जगह बात करने की जगह कश्मीर और इंडिया की बात कर रही, और अपने लिए आपने जो टाइम मांगा वो मुश्किल से 1 मिनट दिया। इसका मतलब you are more serious towards Kashmir and you are less, or you can say ignorant towards Pakistan, in my opinion. एक बिल्कुल सिंपल सा मेरा ओपिनियन है कि आप कश्मीर के मामले में बहुत कम सीरियस हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं, या यूं कहें बहुत ही सीरियस से भी ज्यादा ये है कि हो सकता है आप उसमें सीरियस होने की जगह आपको कुछ उसमें बिजनेस मिल रहा हो जो आप ना बताते हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन खुद सोच कर देखिए आप कि अल्टीमेटली आप लोग करते क्या, आपने किया क्या? आपने सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म का यूज अपने रिलेशंस बढ़ाने, अपने आइडियाज को आगे बढ़ाने, अपने कंट्री की इमेज को इंप्रूव करने की जगह इंडिया को गाली बकने में इस्तेमाल किया। ओके चलो, आपने सार्क का क्या काम किया ये बताइए। सार्क की मीटिंग नॉर्मली क्यों नहीं होती है? क्योंकि पाकिस्तान अपना कश्मीर का प्रोपेगेंडा चलाता है। चलिए SCO में आपने क्या कर लिया? SCO की मीटिंग का कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट बता दीजिए। G20 की मीटिंग का कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट बता दीजिए। और जिस भी आप किसी भी OIC के अंदर आप कौन सा कुछ कॉन्क्रीट निकाल के लेके आते हैं? आपके पास कश्मीर के अलावा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए ना, किसी भी पंचायत के अंदर मैं किसी भी इंसान से बात कर रहा हूं या मैं एक ग्रुप में जा रहा हूं, वहां पर एक आदमी है जो सिर्फ एक ही बकवास करता रहता है, वो मेरी बुराई करता रहता है। मैं हूं बिजनेसमैन, मुझे चाहिए भैया बिजनेस, मुझे आगे बढ़ना है। मेरे पास 104, अगर मैं एक हिंदुस्तानी की तरह बात करूं, मेरे प्रधानमंत्री की तरह बात करूं, तो 140 करोड़ 140 करोड़ पीपल्स जो हैं वो इंडिया की इस टाइम पर उनकी तरफ देख रहे हैं कि आप हमारे लिए बेटर क्या करोगे। लेकिन मेरी अपनी एक थ्योरी है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना वो
टेरिटोरियल स्टेट्स की एग्जिस्टेंस पे बेस्ड है। एक स्टेट अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए तो उसकी डिस्टरबेंस सारे सिस्टम में जाती है, और ये तो 220 मिलियन का मुल्क है। यहाँ पे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता है तो किस डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ के लोग रेफ्यूज लेने के लिए? 1 मिलियन भी अगर वेस्टर्न यूरोप आ जाए और 500 मिलियन अमेरिका आ जाए तो उनकी जो वेलफेयर सिस्टम है जिसपे वो रेफ्यूजीज को हैंडल करते हैं वो कोलैप्स कर जाएगा। तो दुनिया में कौन है जो चाहता है कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाए? इंडिया के ऊपर इल्जाम तो ये माफ करना मोहम्मद अली जिन्ना से शुरू होता है 1937 ऑनवर्ड्स के एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर इस्लाम विल बी एनाहिलेटेड। माइंड यू, दीज आर हिज वर्ड्स। एनाहिलेटेड का मतलब होता है निस्तो नाबूद। इस डर के ऊपर और ये प्रॉमिस के पाकिस्तान बनेगा तो पता नहीं 7वीं सदी की जो वैल्यूज हैं हम वापस ले आएंगे और पता नहीं क्या क्या अवाम को मिलेगा। इस किस्म की वो कहते हैं अनरियलिस्टिक इमोशनल बातें करके इन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े किए, और उसके बाद क्योंकि ये लेगेसी इस किस्म की थी तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू आवर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन कि इंडिया इज आउट टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। ये कि ये जंग नहीं है, जंग होती है दो फौजों के दरमियान। अब इसराइल का और हमास का क्या मुकाबला है? चंद उनके पास बंदूकें हैं, थोड़े से उनके लोग हैं। तासुर ये दिया जाता है मीडिया के अंदर जैसे कोई दो बराबर के फरीक जंग कर रहे हैं। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक वो लोग हैं जिनके पास ना कोई टैंक है, ना कोई तोप है, ना कोई जहाज है, ना कोई हेलीकॉप्टर है, और दूसरी तरफ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी है। वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिलके भी नहीं कर सकते। बातें सुन लें आप मुसलमानों की, ऐसे ऐसे आपको किस्से सुनाएंगे, फलानी जगह पे हमारी ये फतवात थी, फलानी जगह पे वो फतवात थी। और हकीकत ये है, और वो सच्ची हकीकत ये है कि तमाम मुसलमान ममालिक मिल के भी उनमें इतनी जुरत नहीं है कि वो खुल के ये कह दें कि हम फलस्तीन के पीछे खड़े हुए, इसराइल इन पे हमला ना करे। ये कहने की भी जुरत नहीं है। थोड़ा सा यहां पे तनकीद करते हैं, थोड़ी सी वहां पे करते हैं, जी पूरा मन हालो। दूसरी तरफ अमेरिका की फौज जो है सेंटकॉम अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ट्वीट करती है कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए। आप बता दें क्या सौदी अरब से कोई या आगे पीछे जो नेबर्स हैं वहां से कहीं से कोई इस किस्म का बयान आया कि जनाब हम फौजी एतबार से उनके साथ खड़े हैं और हम वहां पे फौजी मदद भेज रहे हैं या फौजी कुमक भेज रहे हैं? तो लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें। सच हकीकत यह है कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते तो आम फलस्तीनियों को मरवाना छोड़ दें, उनको कोई उम्मीद ना दें। वो खुद ही ये जंग लड़ रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उनकी मदद नहीं कर रहा। उल्टा जो मिस्र के ऊपर बॉर्डर है जिसका जिक्र अदनान आदिल साहब ने किया, उस बॉर्डर से कितनी उनको चीजें मिल रही हैं। वो बॉर्डर भी आपने सील किया हुआ है, तो वो बेचारे खुद ही अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हाँ, आप इखलाकी मदद करते हैं, कौम मुत्तहिदा और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आप आवाज उठाते हैं, उसकी कितनी से है वो पूरी दुनिया को पता है। अभी OIC का इजलास होगा, उसमें करारदाद आएगी और इसराइल जो है उस करारदाद के साथ जो करेगा वो वही करेगा जो कौम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ करता आया है। हाँ, इसमें अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो चीन, जिस तरह आपने कहा, और रूस हो सकता है कि वो कोई मुस्बत रोल इसमें प्ले कर सके। अदरवाइज किसी भी मुसलमान ममालिक से किसी को कोई तो किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखनी चाहिए, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि फौजी एतबार से वो इसराइल का मुकाबला कर सके। उर्दुगान साहब बड़े नारे लगाते हैं, तुर्की ने क्या कर लिया? सबसे पहले इसराइल को तस्लीम तुर्की ने किया था, दीगर ममालिक तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हुए। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि फलस्तीनी बेचारे तो अपनी जंग खुद ही लड़ रहे हैं। अब उनके इखलाकी और सफारती सतह पे जितना हम मदद कर सकते हैं बस वो हमें करनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो।